हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम आज से चैप्टर 1 से आज वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं, चैप्टर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। मेरे पास कारवा की बुक है और साइंस की बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आज से पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे प्रजनन करते हैं, यानी कि प्लांट कैसे दूसरे पौधों को जन्म देते हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन अवर लाइफ, हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और प्लांट्स किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स एंड वेजिटेबल पार्ट्स, और जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो किस तरीके से बीज से बड़े होते हैं, वेजिटेबल के पार्ट से बड़े होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड्स, बीज के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, और सीड्स डिस्पर्सल की क्या महत्व है वो पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Plant play an important role in our life. They give food in all living things. Plant gives us fiber for making clothes and wood to make furniture. Plants also give us medicine, rubber, tea, coffee, cocoa, tobacco, and many other things. They also give us oxygen. Life on earth cannot exist without plants. तो देखिए प्लांट हमारी लाइफ में क्यों कैसे ज़रूरी होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सभी जो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित कैसी चीज़ें हैं जो सांस लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, खाना खाती हैं, भोजन करती हैं और मरती है, जीती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो ये सारी क्या ये जीवित चीज़ें हैं। तो वे सभी जीवित चीज़ों को भोजन देते हैं, खाना देते हैं। पौधे हमें कपड़े बनाने के लिए रेशे देते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। पौधे हमें दवाइयाँ, रबड़, चाय, कॉफ़ी, कोको, तंबाकू और कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पौधों से मिलती है। वे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए पौधों के बिना अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि बिना पौधों के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम जीवित नहीं रह सकते बिना पौधे के। इसके बाद देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं उन पर हमें टिक करना है, और जो चीज़ें हमें पौधों से नहीं मिलती उन पर हमें कुछ भी नहीं करना, उसको खाली छोड़ना है। इसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक पौधा जब दूसरे पौधे को जन्म देता है। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Plants are also living things like animal. Plants grow up and reproduce. तो जो पौधे होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सभी जीवित चीज़ें, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं पृथ्वी पर, हमारी अपनी प्रजाति को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए अपने बच्चों को जन्म देती है। जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीव यानी नए जीव जंतु और अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही एनिमल में होता है, एनिमल भी एनिमल को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से इंसान हो या एनिमल हो, तो इस तरीके से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। पौधे भी जीवित चीज़ें हैं। अब जो पौधे हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो जानवरों की तरह पौधे भी बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, और पौधे जो होते हैं वो विभिन्न यानी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। फ्रॉम सीड्स, एक तो बीज के द्वारा नया पौधा बनता है। फ्रॉम स्पोर्ट्स, और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट के अलग अलग पार्ट से भी नया पौधा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बीज से नया पौधा बनता है और बीजाणुओं से नया पौधा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, अब हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। इफ़ यू ईट एन एप्पल, अगर आप एप्पल खाते हैं तो यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड, तो आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ बीज आपको दिखाई पड़ते होंगे, मिलते हैं। अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस सीड, तो एक जो नया पौधा होता है वो इन्हीं बीज से, इस बीज से भी उत्पन्न होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ सीड केयरफुली, लेट्स स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो आपने इतने सारे बीज देखे हैं, लेकिन क्या आपने उनको ध्यान से देखा है। अब हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। ईच सीड कवर्ड बाय द कवरिंग नो एज सीड कोर,
which protect the seed from damage. The seed coat has a tiny hole through which the seed gets water. Inside the coat, a baby plant is present along with an stored food. Seed leaves a coryledons stores food for the baby plant, which may be single और डबल। अब देखिए हम बीज के बारे में क्या क्या जानेंगे। अगर आपने बीज नहीं देखे ध्यान से तो उसके बारे में अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हर एक जो बीज होता है वो एक ऊपर एक कवर से ढका हुआ होता है, जिसे बीज का आवरण कहते हैं, जिसे बीज का कवर कहते हैं, जो बीज को नुकसान नहीं पहुँचाता है, बचाता है, जो बीज को नुकसान होने से बचाता है। बीज आवरण में एक छोटा सा छेद भी होता है जिसके माध्यम से बीज को पानी मिलता है। आवरण के अंदर, आवरण मतलब क्या, कवर के अंदर, कवर के अंदर एक शिशु पौधा, शिशु मतलब छोटा पौधा जो अभी हुआ भी नहीं है, जो आगे पानी लगने से, खाद लगने से जो बड़ा होगा पौधा, तो शिशु पौधा अपने संग्रहित भोजन के साथ मौजूद रहता है। बीज के पत्ते या बीज पत्र शिशु पौधे के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, जो एक हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। बीज से पौधा उगना। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड। प्लांट से किस तरीके से सीड बनाए जाते हैं। न्यू प्लांट्स मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड। जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो बीज को भी जन्म देते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ सीडिंग व्हेन it is grow in the right type of soil and the receive sufficient amount of water, air and warmth. This process by which a seed grow into a seedling is called germination. तो किस तरीके से नए पौधे को जन्म देते हैं। नए पौधे ज़्यादातर बीज से ही उगते हैं। एक बीज तब अंकुर के रूप में विकसित होता है तब उसे सही तरह की मिट्टी में बोया जाता है। यानी कोई भी बीज अगर सही तरीके की मिट्टी में बोया जाएगा तभी वो पौधा बढ़ेगा, और उसे प्रॉपर मात्रा में पानी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, गर्मी मिलनी चाहिए, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जर्मिनेशन, यानी उसे अंकुरण कहते हैं। हिंदी में अंकुरण और इंग्लिश में जर्मिनेशन। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो आप घर पर कर सकते हैं। सोक सम बीन सीड्स ओवरनाइट इन वाटर, इन द मॉर्निंग टेक देम आउट फ्रॉम वाटर एंड रिमूव द सीड कोर। यू विल फाइंड टू cotyledons which are thick and fleshy. You will find a small baby plant in the middle. तो देखिए ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटी में बताया है कि कुछ आपको बीज लेने हैं, बीन्स के कुछ बीजों को रात भर पानी में भिगो देना है और सुबह उस पानी को बाहर निकालें, यानी सुबह को उस पानी को देखना है और उस पानी को बाहर निकाल देना है। अब बीज का जो कवर है उसको हटा देना है। आपको दो बीज पत्र मिलेंगे जो मोटे और मसल होते हैं, उसके बीच एक छोटा सा पौधा भी मिलेगा। यानी अगर आप बीन्स लेंगे तो बीन्स को आप पहले पूरी रात पानी में फुले दें और उसके बाद उसका पानी अगले दिन निकाल दें और फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। जब आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो ऊपर को जो कवर होगा वो हट जाएगा और अंदर से एक छोटा सा पौधा भी आपको निकला हुआ दिखाई देगा। तो ये आप अपने घर पर एक्टिविटी कीजिएगा, आपको और अच्छे से एक्टिविटी में करने में भी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, the development of a seed into a seedling has to through a number of stages. These stages are as follow. A seed is sown into the soil. It is the water daily to remain moist. The seed coat can be broken easily. It gets air from atmosphere and warmth from the sun. The seedling breaks the seed coat and comes out of the seed. It obtains its food firstly from cotyledons and then from the soil. The seedling develop root and shoots. The seedling now develop लीव एंड ब्रांच एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट्स। तो देखिए इसमें बताया हुआ है, देखिए ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर साइड में जो पिक्चर दी हुई है जर्मिनेशन ऑफ सीड की, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसके ही ऊपर जो सीड की स्ट्रक्चर ऑफ सीड की जो पिक्चर दी हुई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। दो पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, एक तो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड और दूसरी पिक्चर ड्रॉ करेंगे स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। चलिए इसको समझ लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड को। एक बीज से जब अंकुर बनने की प्रक्रिया को कई चरणों में गुजरना पड़ता है, यानी जब एक बीज होता है तो वो किस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप करके वो एक पौधा बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है, इसे नमी बनाए रखने के लिए रोज़ाना पानी दिया जाता है।
अगर जब हम बीज को बोते हैं तो उसको रोज़ पानी देना पड़ता है। उसके बाद बीज का जो आवरण होता है वो आसानी से, जिससे कि जो बीज का जो ऊपर का कवर है वो आसानी से टूट जाए। इससे वायुमंडल में हवा और सूर्य में गर्मी मिलती है। इसके बाद जो बीज है, बीज के आवरण को तोड़कर बीज से बाहर आ जाता है। जो बीज है, बीज का आवरण यानी ऊपर का जो कवर है वो टूटकर वो बाहर आ जाता है, अंदर का जो बीज है वो बाहर आ जाता है। यह अपना भोजन सबसे पहले बीज पत्रों से और फिर मिट्टी से प्राप्त करता है। अंकुर में जड़ें और अंकुर विकसित होते हैं। उसके बाद छोटा सा अंकुर निकल के आता है। उसके बाद अंकुर में पत्तियां और शाखाएं विकसित होती हैं। फिर उसी बीज में धीरे धीरे पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं और अंत में वह एक पौधे के रूप में बड़ा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब है बीज का फैलाव कैसे होता है। टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लांट्स टेक हेल्प ऑफ एजेंट लाइक विंड, वाटर ऑफ एनिमल टू स्कैटर देयर सीड्स। द प्रोसेस बाय विच एंड सीड्स आर scattered away from the parent plant is called seed dispersal. Let's study mechanism of dispersal of seed by these agents. तो देखिए इसमें बीज का फैलाव कैसे होता है। एक दूसरे के बहुत ही करीब बढ़ने के बचने के लिए पौधे अपने बीजों को बिखेरने के लिए हवा, पानी या जानवरों जैसे कारकों की मदद लेते हैं। जिस प्रक्रिया से बीज मूल पौधों से दूर बिखर जाते हैं उसे बीज फैलाव कहते हैं। आइए कुछ इसके कारकों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कॉटन, scammer etc. are very light and have wings of hair. Therefore, these seeds are easily carried away by wind to distant place. फर्स्ट में समझते हैं हवा द्वारा फैलाव। कपास जैसे कुछ पौधों के बीज, गूलर आदि के बीज बहुत हल्के होते हैं। जैसे गूलर के बीज या कपास के बीज बहुत ही हल्के होते हैं और उन पर पंख या बाल होते हैं, इसीलिए ये बीज हवा द्वारा आसानी से दूर स्थानों तक वो उड़ा दिए जाते हैं। सेकंड पर देखिए 2 पर डिस्पर्सल बाय वाटर। अब किस तरीके से पानी के द्वारा बीजों का फैलाव किया जाता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक कोकोनट, लोटस ग्रो along the banks of river or seas are scattered by water. Seeds of such plants are spongy or fibers which help them to float on water. Water then carry them from one place to another. तो किस तरीके से पानी के द्वारा बीजों का फैलाव किया जाता है। जैसे कि नारियल, तुलसी, कमल या फिर समुद्रों के किनारे उगते हैं। ये नारियल, तुलसी और कमल नदियों के, समुद्रों के किनारे उगते हैं और पानी के द्वारा बिखर जाते हैं। ऐसे पौधों के बीज स्पंजी या रेशेदार होते हैं जो उन्हें पानी पर तैरने में मदद करते हैं। फिर पानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। थर्ड पर समझिए डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाव। तो डिस्पर्सल बाय एनिमल, किस तरीके से एनिमल के द्वारा बीजों का फैलाव किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स का eat different type of fruit and throw away the seeds which grow into new plants on getting appropriate condition for growth. Some fruit and seeds have spikes or hooks by which they sticks to our clothes or to the fur of animal. They help in dispersal. तो किस तरीके से एनिमल के द्वारा बीजों का फैलाव किया जाता है। तो जो मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो वो बहुत प्रकार के फल खाते हैं, अलग अलग तरीके के फल खाते हैं और फल खाकर उनके जो बीज हैं वह इधर उधर फेंक देते हैं, जो विकास के लिए परिस्थिति मिलने पर नए पौधे में विकसित होते हैं। यानी कि जब बीज को फेंक देते हैं, फल खाकर बीज को इधर उधर फेंक देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर अगर वो सही मिट्टी मिल जाती है, उन्हें सही पानी मिल जाता है वहाँ पर, तो फिर वो वहाँ पर उग जाते हैं। इसके बाद देखिए 4 वाला एक्सप्लोजन। Some fruits scatter their seeds by exploding the seed pods. When the seeds are ripe and the pod has dried, it bursts open the seeds of scattered. For example, pods of squatting cucumbers spread their seeds by explosion. तो एक्सप्लोजन का मतलब है
विस्फोट के द्वारा किस तरीके से बीज का फैलाव होता है। कुछ फल अपने बीजों को बीज की फली में विस्फोट करके फैलाते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फली सूख जाती है, तो यह फट जाती है और बीज बिखर जाते हैं। उदाहरण के लिए खीरे की फली विस्फोट करके अपने बीज फैलाती है। इसके बाद देखिए पौधों के अन्य भागों के नए पौधे, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। Plants are amazing. They can grow not only from the seeds but also with the help of their roots, stems and leaves. जो plants होते हैं, जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं, अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं। वो ना केवल बीजों में बल्कि अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों में भी पत्तियों की मदद से भी उग सकते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, रूट्स से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड dahlia are special type of roots where food material is stored for furniture use. The roots of these plants can give rise to the new plants of put in moist soil. तो ये जो जैसे आलू होती है, डहेलिया होता है, सलजम होती है, मूली होती है, गाजर होती है, तो इनमें क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जिनमें आने वाले समय में उपयोग होने के लिए खास सामग्री संग्रहित इकट्ठा कर दी जाती है। इन पौधों की जड़ों में मिट्टी डालने पर नए पौधे को जन्म दिया जाता है, यानी कि मिट्टी डालने पर वहाँ पर नए पौधे उग जाते हैं। इसके बाद देखिए बाय स्टीम, तने से किस तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाता है। पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टीम्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पोटैटो हैज़ बर्ड्स called eyes. Any part of potato that has eyes on it grow into a new plants. तो किस तरीके से तने के द्वारा रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो पौधे के भूमिगत तने जो नए पौधे बनते हैं। आलू में कलियां होती हैं जिन्हें आँखें कहते हैं। आलू का कोई भी हिस्सा जिस पर आँखें होती हैं वह एक नए पौधे में विकसित हो सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा कैसे नए प्लांट्स को जन्म दिया जाता है। द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायहाइलम प्रोड्यूस बर्ड्स इन देयर मार्जिन कंप्लीट प्लांट टू बी ग्रो फ्रॉम दीज लीव्स इफ़ दे आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। तो किस तरीके से पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो पत्तियों द्वारा जैसे बायोफिल्स जैसे कुछ पौधों की पत्तियां अपने किनारों पर कलियां बनाती हैं और इन पत्तियों को नम मिट्टी में रखा जाए तो इन्हें पूरा पौधा उगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, अब हम पढ़ेंगे फसल के बारे में। Plants provide food, oxygen, medicine, timber, etc. to us. We grow plants on a large scale so that we can get enough food and other produce to fulfill our needs. This practice of growing plants on a large scale for food or another products is called agriculture. These plants are known as crops. तो हम एग्रीकल्चर क्या होती है और क्रॉप्स क्या होती हैं, फसल क्या होती हैं और एग्रीकल्चर क्या होती हैं वो समझते हैं हम। हम पौधे हमारे भोजन, ऑक्सीजन, दवा, लकड़ी आदि हमें देते हैं। हमें लकड़ी देते हैं, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवा देते हैं और हम बड़े पैमाने पर पौधे उगाते हैं। ऐसी बहुत ही बड़े पैमाने पर, यानी बहुत सारे खेतों में कितनी सारी लोग खेती करते हैं ताकि हमें अपनी ज़रूरतों का सामान करने के लिए बहुत सारा भोजन मिल पाए और ज़रूरत वाली चीज़ें मिल सकें। भोजन या अन्य उत्पादों के लिए बड़े पैमानों पर पौधे उगाने की इस प्रथा को क्या कहते हैं, इस प्रथा को कृषि कहा जाता है। इस पौधे को फसल के रूप में भी जाना जाता है। Farmer grow different crops in different seasons. Some crops like rice and maize are grow in summer from June to October. These are called kharif crops. Crops like wheat and gram are grown in winter from November to April and they are called रबी क्रॉप्स। तो देखिए फसल भी अलग अलग सीज़न में पैदा होती हैं, अलग अलग सीज़न में की जाती हैं। जैसे कि किसान अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाते हैं। जैसे चावल और मक्का जो फसलें होती हैं वो जून से अक्टूबर तक गर्मियों में उगाई जाती हैं और खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ की फसल कहते हैं, क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। और गेहूं और चना जैसी जो फसलें होती हैं वो नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों में उगाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रबी की फसल कहते हैं।
इसके बाद देखिए वाइल ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप्स द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब हम फसल उगाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए, जैसे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, द सीड्स शुड बी शो इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल, इंश्योर मैक्सिमम प्रोड्यूस ऑफ द क्रॉप्स। जब अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की जो फसलें उगाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की जो फसलें उगाई जाती हैं वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में अच्छी तरह से उगती हैं। फसलों का अधिकतम उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए बीजों का सही प्रकार की मिट्टी में बोया जाना चाहिए, यानी सही मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप कोई फसल उगा रहे हैं तो आपको मिट्टी की देख रेख रखनी है। जो अच्छी मिट्टी होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। अच्छा बीज आपको यूज़ करना है, अदरवाइज गुड एंड हेल्थी क्रॉप्स वुड नॉट बी ऑब्टेन्ड। अदरवाइज अगर आप अच्छा बीज नहीं उपयोग करते हैं तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट पर मैन्यूर इज़ एडिड इनटू द सॉइल इन इंक्रीज प्रोडक्शन। खाद भी आपको ऐड करना है अच्छी फसल के लिए। फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड narrate and added to the soil. However, overuse of the fertilizers can be harmful for the soil as well as crops. अच्छी फसल उगाने के लिए और अच्छी फसल बनाने के लिए मिट्टी में खाद भी डालना चाहिए। यूरिया, सुपर सल्फेट, अमोनिया सल्फेट और नाइट्रिक जैसे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो मिट्टी में डाले जाते हैं। और हालांकि जो मिट्टी के साथ साथ फसलों के लिए ये हानिकारक भी हो सकते हैं। फसल को कीटों और पक्षियों, चढ़ने वाले जानवरों और बीमारियों से नुकसान होने का खतरा रहता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से बचाया जा सकता है। प्रॉपर फेंसिंग, स्प्रेइंग एंड इंसेक्टिसाइड्स, स्टोरिंग द हार्वेस्ट क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर्स एंड यूजिंग स्केरक्रॉज। तो देखिए कीटों और पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए और कुछ बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। एक तो उचित बाड़ लगाना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए और कटी हुई फसल को सीलबंद कंटेनरों में उचित जगहों पर इकट्ठा करके रखना चाहिए और बीजुका का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको फसल के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और एग्रीकल्चर और क्रॉप्स क्या होते हैं, किस तरीके से फसल उगानी चाहिए, कैसे बचानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं और आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बुक वर्क करने वाले हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाला है, द सीड विथ 2 सीड्स लीव इज़ कॉल्ड। सी वाले पर टिक कर लीजिए। 2 पर देखिए, सम प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम, इसमें आएगा सी वाला स्टीम कटिंग, सी वाले पर टिक कर लीजिए। इसके बाद 3 वाला, विच ऑफ दीज प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट इन सीड्स, ए वाले पर आपको टिक करना है। 4 पर देखिए, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ टमाटो, सी वाले पर टिक करना है। 5 पर देखिए, विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज ग्रो नवंबर टू अप्रैल, तो नवंबर टू अप्रैल में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो बी वाले पर टिक कर लीजिए, वीट की। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ट्रू फॉल्स आपको फिल करने हैं। मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर देखिए मैचिंग भी दिए हुए हैं, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप मैच भी कर सकते हैं और आप नंबर भी डाल सकते हैं, तो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। अभी हम क्वेश्चन आंसर को लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एफ वाला, ई वाला अभी हम थोड़ा स्किप करते हैं, लास्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एफ वाला देखिए, नेम द एग्जाम्पल ऑफ ईच। एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं खरीफ क्रॉप्स का, रबी क्रॉप्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो मैंने नोट कर दिए, आप भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ओके, जी वाला गिव रीज़न, हमें रीज़न बताना है। तो फर्स्ट में रीज़न बताना है, ए सीड कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर डज नॉट जर्मिनेट, वाई। तो इसमें हमसे पूछा गया है, एक जो बीज होता है रेफ्रिजरेटर में रखा बीज अंकुरित नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न बताना है। 2 पे हमें रीज़न बताना है, किसान मिट्टी में उर्वरक क्यों डालते हैं। और 3rd पे हमें रीज़न बताना है, मैदानी इलाकों में चाय क्यों नहीं उगाई जाती है। तो तीनों रीज़न्स हमें बताने हैं। तो इसके रीज़न्स मैंने नेक्स्ट पेज पर नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
जी वाला आंसर है ये। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए थे वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। फर्स्ट वाला है हाउ आर प्लांट यूजफुल टू अस, प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। फर्स्ट वाले में पूछा है कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो उनका आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। 2 पर बताना है कि जो 2 पर बताना है व्हाट इज़ सीड डिस्पर्सल, और 3rd पर हमें बताना है खरीफ और रबी की फसल के बारे में, और 4th पर हमें बताना है डिफाइन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप, एग्रीकल्चर और क्रॉप के बारे में हमें बताना है। तो वो मैंने यहाँ पर आंसर नोट कर दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर हो गया है फर्स्ट वाला कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जिससे और बच्चे भी अपनी साइंस का फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएँ, और बाकी के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट के जो सोल्यूशन है वो आप उनके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा।